मैं शांत हो गया। मैंने लिली के नन्हे शरीर को अपने करीब खींच लिया। मम्मी और डैडी इस बार गलत थे, और लिली तुम भी गलत थी। मम्मी और डैडी ने तुम्हारी फीलिंग्स को नजरअंदाज किया, लेकिन तुम्हें हमें बताने के लिए ऐसा गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मम्मी और डैडी अब तुमसे माफी मांग रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी प्रोफेसर स्यू से और खुद से माफी मांगनी होगी। तुम समझ रही हो? तुम्हें अब कभी भी खाना छोड़ने की इजाजत नहीं है। मम्मी और डैडी भी तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताएंगे। मैं समझ गई। जेम्स रिवर्स के सीने में अपना चेहरा छिपाए हुए लिली ने धीरे से कहा और उनसे चिपक गई। सेरीना भी पास आई और छोटी बच्ची के सिर को सहलाने लगी। डैडी सिर्फ इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें बिगाड़ते हैं, लेकिन लिली तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि वजह चाहे जो भी हो, खाना न खाना हर हाल में गलत है। लिली अब ऐसा फिर कभी नहीं करेगी। मम्मी प्लीज अब मुझसे नाराज मत होइए। सेरीना की आवाज सुनकर छोटी लिली फिर से सुबकने लगी। अपना छोटा सा मुंह बनाकर वो जेम्स रिवर्स की बाहों से निकली और सीधे सेरीना के गले लग गई। अपनी नन्ही जान को फिर से रोते देख जेम्स रिवर्स का दिल बुरी तरह दुखने लगा। उन्होंने जल्दी से उसकी पीठ थपथपाई। उन्होंने सेरीना की तरफ देखा और कहा, ठीक है, अब बहुत हुआ। वो अब समझ गई है। घर लॉजिक की जगह नहीं है, ये प्यार की जगह है। बस उसे गले लगा लो और सब ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मी, मुझे गले लगा लो अब और गुस्सा मत करो। लिली के जवाब ने सेरीना की आंखों में लगभग आंसू ला दिए। अपनी थोड़ी लाल आंखों के साथ उसने लिली को कसकर गले लगा लिया। वो 2 थप्पड़ जो उसने अभी उसे मारे थे, असल में उससे उसका अपना दिल टूट गया था। उन दोनों ने कुछ देर और लिली के साथ बिताया और फिर उसे प्रोफेसर स्यू को सौंप दिया। उन्होंने देखा कि उसने प्रोफेसर स्यू से माफी मांगी और उसे आराम करने के लिए लाउंज में ले जाया गया। जेम्स रिवर्स और सेरीना ने आखिरकार चैन की सांस ली। जब लिली सो गई तो कपल किंडरगार्टन से निकलकर वापस कंपनी की ओर चल दिए। जेम्स रिवर्स लगातार इस बारे में सोच रहे थे कि काम और परिवार के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। सोच में डूबे हुए वो अचानक सेरीना की ओर मुड़े। हनी, क्या कुछ ही दिनों में लिली का बर्थडे नहीं आने वाला है? हाँ, सेरीना ने सिर हिलाया। 28 नवंबर को लिली का चौथा बर्थडे था, तो इस बार हमें लिली को एक अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन देना होगा, जेम्स रिवर्स ने फिर से सोचते हुए कहा। सेरीना ने धीरे से हूं कहा, लेकिन उसका दिल थोड़ा भारी महसूस कर रहा था। लिली 4 साल की होने वाली थी, लेकिन ये उसका पहला असली बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। उसे उस दिन बच्ची का तीसरा बर्थडे याद आया। उसने केक का एक टुकड़ा तक नहीं खाया था। अगले 2 दिन फिर से भागदौड़ भरे रहे। हालांकि काम के अलावा जेम्स रिवर्स और सेरीना ने जानबूझकर छोटी बच्ची के साथ बिताने के लिए ज्यादा समय निकाला। भले ही जेम्स रिवर्स के पास अभी भी कोई असिस्टेंट नहीं था, जब भी लिली के स्कूल से छुट्टी का समय होता वो अपनी सारी बिजनेस मीटिंग्स को टाल देते थे। जहां तक लिली एंटरटेनमेंट के स्टाफ की बात है, पिछले 2 दिनों में हर किसी के चेहरे पर एक्साइटमेंट दिख रही थी। वे अलग अलग चीजों की तैयारी करते हुए लगातार सीक्रेटिव बने हुए थे। आखिरकार 28 नवंबर आ गया। सेरीना की फैन मीट और कॉन्सर्ट भी आज ही आयोजित किया जा रहा था। इस खास इवेंट में केवल 2000 लोग शामिल हो रहे थे। ये सभी लोग सेरीना के कट्टर फैंस थे। वे कुछ छोटे प्राइवेट ग्रुप्स का हिस्सा थे और यहां तक कि सेरीना खुद भी उनमें शामिल हुई थी। ग्रुप का नाम जेम्स और सेरीना की एक्सटेंडेड फैमिली रखा गया था। जब फैंस को पता चला कि सेरीना एक फैन मीट रख रही है और ये खास तौर पर उनके लिए है, तो ग्रुप्स में जैसे धमाका हो गया। हर किसी ने तुरंत अपने टिकट खरीद लिए। लेकिन जब हर कोई एक्साइटमेंट के साथ वेन्यू पर पहुंचा तो उन्हें एहसास हुआ कि इवेंट रात 8:30 बजे से पहले तय नहीं था। कुछ फैंस अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाए और ग्रुप्स में इस पर बहस करने लगे। इतनी देर क्यों हो रही है? आखिरकार ग्रुप लीडर लिटिल रेड ने मजबूती से फैंस को शांत कराया, तभी जाकर हंगामा कम हुआ। इस बीच लिली एंटरटेनमेंट ने रिवर सिटी ग्रैंड थिएटर को वेन्यू के तौर पर पहले ही किराए पर ले लिया था। सब कुछ तैयार था और इवेंट शुरू होने का इंतजार था। 28 नवंबर रात 8 बजे सभी फैंस अपने फैन गिफ्ट बैग्स मिलने के बाद अंदर चले गए। उनके सरप्राइज के लिए उन गिफ्ट बैग्स के अंदर सिर्फ सेरेना का एल्बम और ऑटोग्राफ नहीं था, वहां असल में एक साइन की हुई फैमिली पोर्ट्रेट भी थी। इसने फैंस को पूरी तरह से खुशी के आलम में डाल दिया। यह ट्रिप पूरी तरह से वसूल हो गई। न केवल हमें सेरीना को पर्सनली देखने का मौका मिला, बल्कि हमें ऑटोग्राफ का पूरा सेट भी मिल गया। ये कमाल का है। जब सभी फैंस अंदर आ गए तो थिएटर के दरवाजे अचानक जोर से बंद हो गए। पूरे वेन्यू में अंधेरा छा गया। जैसे ही फैंस कंफ्यूज होने लगे और अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू करने लगे, अचानक हवा में म्यूजिक गूंजने लगा। ये एक खुशनुमा धुन थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। फिर एक छोटी सी साफ बच्ची की आवाज ने गाना शुरू किया। जैसे ही वो आवाज गूंजी, हर कोई जम गया। फिर उन्होंने अचानक अपने दिल थाम लिए। आवाज की दिशा में यकीन न होने वाली नजरों से देखते हुए फैंस को लगा जैसे वे सपना देख रहे हैं। ये गाने के साथ छोटी लिली की आवाज है। अंधेरे को चीरती हुई अचानक एक स्पॉटलाइट पड़ी। रोशनी के नीचे सफेद फूला हुआ ड्रेस पहने लिली खड़ी थी।
उसकी छोटी स्कर्ट पर खिले हुए छोटे फूलों की सजावट थी। उसके बाल 2 छोटी जूड़ियों में तितली के आकार के नाजुक रिबन के साथ बंधे थे। वो एक ऐसी परी जैसी लग रही थी जो इंसानी दुनिया में भटक गई हो और सीधा फैंस की नजरों के सामने आ गई हो। उस पल में हर फैन का दिल उसकी क्यूटनेस से पिघल गया। ये तो सरासर नाइंसाफी है। वे सभी ऊपर जाकर उसे अपने घर ले जाना चाहते थे। लिली म्यूजिक की धुन पर अपना शरीर हिलाने लगी। एक और स्पॉटलाइट अचानक नीचे गिरी। शार्प सूट पहने जेम्स रिवर्स रोशनी के नीचे दिखाई दिए। जेम्स रिवर्स के मूव्स लिली के साथ पूरी तरह मैच कर रहे थे। वे दोनों एक साथ तालमेल में झूम रहे थे। वो खुशनुमा गाना उनके मुंह से निकलकर सबके कानों में जा रहा था। एक सेकंड बाद लिली एंटरटेनमेंट का हर कोई वहां आ गया। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और वे धीरे धीरे चलते हुए एक साथ बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे। उस पल फैंस ने भी नेचुरली बर्थडे सॉन्ग के साथ गाना शुरू कर दिया। 2000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ गाया। पूरा वेन्यू एक ही धुन से भर गया। नन्ही लिली की बड़ी आंखें अब पूरी तरह से चांद की तरह मुड़ गई थीं। वो खुशी से अपना नन्हा सिर हिला रही थी और तालियां बजा रही थी, क्योंकि वो उन सभी अंकल और आंटी को देख रही थी जो अचानक वहां आ गए थे। ये उसका पहला बर्थडे था और ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था। जेम्स रिवर्स और सेरेना ने उसे हवा में ऊपर उठाया और अंत तक बर्थडे सॉन्ग गाते रहे। सारी लाइटें धीमी हो गईं। जेम्स रिवर्स की कोमल आवाज गूंजी, लिली एक विश मांगो और मोमबत्तियां बुझा दो। लिली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने नन्हे हाथों को अपने चेहरे के सामने जोड़ लिया। किसी को नहीं पता था कि उसने क्या मांगा, लेकिन उसके नन्हे चेहरे की मुस्कान और भी चमकने लगी। वो मुस्कान हर किसी की यादों में बस गई, खासकर जेम्स रिवर्स और सेरेना के लिए। उस पल उनके हाथ कांप रहे थे। वे इतने खुश थे कि उनके आंसू निकलना चाहते थे। सेरेना और मैं कभी अपना बर्थडे नहीं मना पाए, क्योंकि हम अनाथ थे। न कोई पिता था और न कोई माँ। लेकिन अब अपनी बेटी लिली रिवर्स के लिए वे सफल हो गए थे। उन्होंने उसे खूबसूरत बचपन दिया था। इस समय जेम्स रिवर्स और सेरेना के दिल में लिली के मुस्कुराते चेहरे से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं था। जैसे ही नन्ही लिली ने एक ही सांस में केक के ऊपर लगी, चारों मोमबत्तियां बुझा दी। पूरा वेन्यू तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कमरे में लाइटें जल गईं। जेम्स रिवर्स और सेरेना ने लिली को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके गालों पर एक बड़ा सा किस किया। फिर वे चिल्लाए, हैप्पी बर्थडे लिली, हैप्पी बर्थडे नन्ही लिली। भीड़ में मौजूद फैंस भी चिल्लाने लगे। नन्ही लिली जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी जेम्स रिवर्स चिल्लाए, चलो केक खाते हैं। उनके इतना कहते ही स्टाफ के कई सदस्य बड़े बड़े केक लेकर वेन्यू के अंदर आए। ये सब फैंस के लिए तैयार किए गए थे। फैंस के प्रति इस प्यार ने कमरे में हंसी की गूंज बनाए रखी। वहां म्यूजिक था, ऑटोग्राफ किए हुए गिफ्ट्स थे और खाने के लिए केक भी था। हर फैन को लगा कि ये ट्रिप बहुत ही यादगार थी। फैंस को लगा कि वे भरे हुए दिल के साथ घर वापस जा रहे हैं। लिली एंटरटेनमेंट की टीम ने उस पल लिली को वे गिफ्ट्स दिए जो उन्होंने तैयार किए थे। जैसे ही हर व्यक्ति ने अपना गिफ्ट दिया, लिली ने उन्हें प्यारे से थैंक यू के साथ जवाब दिया। इससे हर कोई बहुत खुश हो गया। वे केक एंजॉय करने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए। गिफ्ट्स मिलने के बाद लिली जेम्स रिवर्स की बाहों से निकल गई। वो उन दूसरे बच्चों के साथ खेलने चली गई जो इवेंट में आए थे। ऑडियंस में मौजूद मॉम फैंस बच्चों पर ध्यान से नजर रख रही थीं, खासकर तब जब उन्होंने अपने बच्चों को लिली के साथ खेलते देखा। उनके चेहरे के हाव भाव बच्चों से भी ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी लिली का ध्यान अचानक एक छोटी बच्ची की ओर गया, जिसका चेहरा भी उसी की तरह गुलाबी था। यह छोटी बच्ची दूसरे बच्चों की तरह सबके साथ नहीं खेल रही थी। इसके बजाय वो एक आदमी की टांग से चिपकी हुई थी और डरते हुए उनकी ओर देख रही थी। छोटी बच्ची की आंखें एक साथ खेल रहे बच्चों के ग्रुप पर टिकी थीं, जिनमें एक चाहत थी। जब लिली ने उधर देखा तो उनकी आंखें आपस में मिल गईं। बच्ची घबराकर अपने पिता के पीछे छिप गई और लिली की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये देखकर लिली ने अनजाने में अपने होंठ सिकोड़े। वो एक पल के लिए झिझकी, टेबल से केक का एक छोटा टुकड़ा उठाया और उस बच्ची की ओर चल दी। लो, ये तुम्हारे लिए है। ये बहुत मीठा है, लिली की प्यारी आवाज ने कहा। छोटी बच्ची का शरीर थोड़ा सा हिला। उसके सामने खड़े आदमी ने लिली और उसकी बड़ी गोल आंखों की तरफ नीचे देखा। वो घुटनों के बल बैठा और बच्ची के बालों को सहलाया। नेने, बड़ी बहन तुम्हें केक ऑफर कर रही है। जाओ, इसे ले लो। क्या तुम उसे सबसे ज्यादा पसंद नहीं करती? नेने नाम की छोटी बच्ची ने अपनी थोड़ी पुरानी ड्रेस के किनारे को रगड़ा। उसने आखिरकार शर्माते हुए लिली की ओर देखा। दीदी, क्या सच में मुझे थोड़ा मिल सकता है? हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ नेने। मैं नेने की दोस्त बनना चाहती हूँ। प्लीज थोड़ा केक लो। लिली ने मुस्कुराते हुए केक आगे बढ़ा दिया। कुछ ही दूर खड़े जेम्स रिवर्स, जो लिली पर नजर रखे हुए थे, उन्होंने ये सीन देखा और उस आदमी और बच्चियों को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराए। ये साफ था कि इस आदमी की फैमिली सिचुएशन शायद बहुत अच्छी नहीं थी। एक सोच के बाद जेम्स रिवर्स वहां चलकर आए।
वो भी घुटनों के बल बैठे और लिली का सिर थपथपाया। लिली, तुम अपनी छोटी बहन को खेलने के लिए क्यों नहीं ले जाती? ओके, लिली चहकी। उसने उम्मीद भरी नजरों से नेने की तरफ देखा। लिली के चेहरे पर सच्चा भाव देखकर नीने ने आखिरकार अपने पिता के प्रोत्साहन के साथ केक लिया और लिली का हाथ पकड़ लिया। लिली का चेहरा तुरंत एक बड़ी मुस्कान से चमक उठा। नीने का हाथ पकड़कर वो उछलते कूदते दूसरे बच्चों की ओर चली गई। थैंक यू, नन्ही लिली सच में बहुत वंडरफुल है। उस पल दोनों एडल्ट्स खड़े हो गए और दोनों दूर अपनी बेटियों को देख रहे थे। वह आदमी तारीफ में सबसे पहले बोला, आप भी, मैं देख सकता हूं कि नेने बहुत ही दयालु बच्ची है। वैसे वो कितने साल की है? वो 3 साल की है, लिली से थोड़ी छोटी। जब से उसने अपने फोन पर लिली को देखा है, वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। तब से मैंने आपका ट्विटर और टिकटॉक फॉलो करना शुरू किया और ग्रुप्स में शामिल हो गया। मैंने बस यही उम्मीद की थी कि एक दिन मैं उसे उसकी प्यारी बड़ी बहन को अपनी आंखों से दिखा सकूं, उस आदमी ने कहा जब उसने अपनी बेटी को दूर खेलते देखा, जबकि लिली ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें पहले ही थोड़ी लाल हो रही थीं। मैं आज यहाँ शो के बाद बच्चों को मिलवाने का एक मौका मांगने के इरादे से आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह होगा। उस आदमी की बातें सुनकर जेम्स रिवर्स जान गए कि ये आदमी किसी कहानी के साथ आया है और नन्ही नेने साफ तौर पर लिली को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक पिता के रूप में उसने एक ऐसे सपने पर रिस्क लिया था जो शायद सच भी न होता, सिर्फ अपने बच्चे को इतनी दूर फैन मीट में लाने के लिए। ठीक है, मैंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। मैं जेम्स रिवर्स हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं फीलिक्स शॉ हूँ। फीलिक्स शॉ, आसमान और जमीन के बीच घूमने वाली एक आजाद रूह की तरह। ये बहुत अच्छा नाम है। मुझे लगता है कि आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं आपको बड़े भाई फीलिक्स कहूंगा। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्या काम करते हैं? मैं इस साल 30 का हूं, तो मैं वाकई आपसे बड़ा हूं। अभी मैं एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा हूं। एक सिक्योरिटी गार्ड? जेम्स रिवर्स ने फीलिक्स शॉ के मजबूत एथलेटिक शरीर को देखा और सिर हिलाया। ऐसा शरीर एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड बनने के लिए काफी था। हाँ, मैं एक वेटरन हूं। डिस्चार्ज होने के बाद मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। बाद में मैंने एक मीडिया कंपनी ज्वाइन की, लेकिन बदकिस्मती से मैं उस तरह के माहौल के लिए नहीं बना हूं। मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी जो मुझे पसंद नहीं आईं और मैंने बीच बचाव किया, इसलिए मुझे फायर कर दिया गया। फिर अपनी बेटी की खातिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर ली। भले ही वो फायर होने की बात कर रहे थे, फीलिक्स शॉ ने बहुत खुलकर बात की। उनके चेहरे के हाव भाव शांत थे और जब उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा तो उनकी आंखों में साफ तौर पर गर्मजोशी झलक रही थी। ये सुनकर जेम्स रिवर्स ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने भी उन 2 छोटी बच्चियों की ओर देखा। उन्होंने फिर से बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भाई फीलिक्स, क्या आप लिली एंटरटेनमेंट को एक मौका देने में इंटरेस्टेड होंगे? हमारे पास फिलहाल स्टाफ की कमी है और हम अपनी कंपनी की सिक्योरिटी डिटेल को हेड करने के लिए भी किसी को ढूंढ रहे हैं। मुझे अभी तक इस काम के लिए सही व्यक्ति नहीं मिल पाया है। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई वेटरन दोस्त होंगे जिन्हें आप मुझे रिकमेंड कर सकें। फीलिक्स शॉ एक पल के लिए हैरान रह गए। वो जेम्स रिवर्स की ओर देखने के लिए मुड़े। क्या आप सीरियस हैं? बेशक, हमारे पास वाकई लोगों की कमी है। मैं गेम खेलने वालों में से नहीं हूं। ऐसा करते हैं, वहां उस खूबसूरत महिला को देख रहे हैं? वो हमारी HR डायरेक्टर हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं और एक इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। जेम्स रिवर्स ने नेचुरली सिर हिलाया। उन्होंने एंजेला की दिशा में इशारा किया और फीलिक्स से बात की। फीलिक्स शॉ ने जेम्स रिवर्स को गौर से देखा, फिर अपनी नजर एंजेला की ओर घुमाई। उन्होंने काफी देर तक सोचा। जब नन्ही लिली नेने का हाथ पकड़कर पास आई, तब जाकर उन्होंने आखिरकार कहा, ठीक है, मैं इसे एक मौका दूंगा। जहां तक सिक्योरिटी स्टाफ की बात है, मेरे कुछ वेटरन दोस्त हैं जिनसे मैं आपके लिए पूछ सकता हूं। थैंक्स, जेम्स रिवर्स ने मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर वो लिली और नेने की ओर चले और उन 2 प्यारे बच्चों को अपनी एक बाह में उठा लिया। लिली, नेने, क्या तुम लड़कियों ने मजे किए? हाँ, उन दोनों नन्ही बच्चियों ने एक साथ चहकते हुए कहा। उनके चेहरे शानदार मुस्कान से चमक उठे। ये देखकर फीलिक्स शॉ अपनी आंखों को फिर से लाल होने से नहीं रोक पाए। वो लगभग भूल ही गए थे कि कितना समय बीत गया था जब नेने आखिरी बार दिल से इतनी सच्चाई के साथ हंसी थी। वो एक पल के लिए वहीं खड़े रहे, सोच में डूबे हुए, फिर मजबूती से एंजेला की ओर चल दिए। वो जेम्स रिवर्स को देखकर बता सकते थे कि लिली एंटरटेनमेंट निश्चित रूप से रहने के लिए एक अच्छी जगह होगी। जेम्स रिवर्स ने देखा कि फीलिक्स शॉ एंजेला के पास पहुंचे, उनसे कुछ बातें की और उनके हाथ से एक बिजनेस कार्ड लिया। तभी उन्होंने अपनी नजर हटाई। जहां तक बात फीलिक्स शॉ के इंटरव्यू पास करने की थी, तो वो जेम्स रिवर्स को तय नहीं करना था। जब बात HR के मामलों की आती थी, तो जेम्स रिवर्स कभी दखल नहीं देते थे। लिली एनिमेशन के साथ भी ऐसा ही था।
भले ही ये तकनीकी रूप से लिली एंटरटेनमेंट के अंडर था, लेकिन जब से जेम्स रिवर्स ने चेन फॉन्ग को स्क्रिप्ट और फंडिंग दी थी, उन्होंने कभी उनके काम में झांककर नहीं देखा। उन्हें उनकी प्रोफेशनलिज्म पर भरोसा था। इस क्राफ्ट के लिए एक आउटसाइडर होने के नाते वो अपनी हद पार नहीं करना चाहते थे। थोड़े और सेलिब्रेशन के बाद इवेंट सफलतापूर्वक खत्म हो गया। लिली का बर्थडे फैंस की ढेर सारी दुआओं के साथ संपन्न हुआ। फैंस खुशी से झूमते हुए एक व्यवस्थित तरीके से वेन्यू से बाहर निकले। उनके लिए आज का दिन वाकई एक बहुत अच्छा अनुभव था। इंटरनेट पर जहां विभिन्न एंटरटेनमेंट कंपनियों की अधिकारियों द्वारा गहन जांच की जा रही थी, चीजें काफी शांत हो गई थीं। बुनियादी तौर पर कार्रवाई के इस दौर के बाद हर कंपनी की साख को गहरा धक्का लगा था। लगभग एक हफ्ते की शांति के बाद जनता का जोश पहले जैसा तीव्र नहीं रहा था। वे इसके बारे में बस संक्षिप्त चर्चा ही करते थे। जब भी वे किसी अन्य सेलिब्रिटी को मुसीबत में देखते तो कुल मिलाकर इंडस्ट्री और ऑनलाइन दोनों ही जगहों पर हाइप धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। यूजर्स धीरे धीरे अपने सामान्य रूटीन पर लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही नेटिजन्स बोरियत की वजह से बिना किसी मकसद के वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे, एक खास वीडियो अचानक उनके फीड में आ गया। टाइटल साफ तौर पर लिली की एक मॉम फैन द्वारा लिखा गया था, मेरी नन्ही लिली बहुत क्यूट है। नेटिजन्स जिन्होंने ये टाइटल देखा, वे सभी कंफ्यूजन से भर गए। क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था? इसलिए उन्होंने वीडियो पर क्लिक किया। लेकिन कुछ ही देर में जिस किसी ने भी वो वीडियो देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं। भारी सांसें लेते हुए वे जेम्स रिवर्स और सेरीना के ट्विटर अकाउंट्स पर टूट पड़े और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे। बस यही है? आप यही करते हैं? आप इतना बड़ा कुछ करते हैं और हमें ये सब खत्म होने के बाद सिर्फ एक क्लिप दिखाते हैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप साफ तौर पर हमें इंसान तक नहीं समझते। हमें कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिला? सारा प्यार खत्म हो गया, सब खत्म। चलो लड़कों, अब अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। जिस पल मैंने वीडियो में लिली को देखा, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। जब मैंने उन तीनों को पूरी तरह से तालमेल में झूमते देखा तो मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। जेम्स, तुमने मेरे प्यार के साथ गद्दारी की है। फ्रेंडशिप खत्म। अनफॉलो कर दिया। भाइयों, इन्हें अनफॉलो कर दो। मैं अनफॉलो कर रहा हूं। रोने की आवाजें। तीनों की इस फैमिली को देखकर मैं एक गर्व महसूस करने वाली आंटी की तरह मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। लेकिन मेरा दिल बहुत जल रहा है। उन्हें वहां पर्सनली जाने का मौका क्यों मिला, जबकि मैं यहां बैठकर वीडियो देखकर लार टपका रही हूं? एक फैन द्वारा पोस्ट किए गए एक अकेले वीडियो ने तुरंत हर नेटिजन को जलन से भर दिया। उनका मन कर रहा था कि वे अभी जेम्स रिवर्स के घर में घुस जाएं और उनसे पूछें कि आखिर उन्होंने उन्हें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया था। लेकिन बात यही नहीं रुकी। बाद में वहां के और भी कई वीडियो लीक हो गए। उनमें तीनों की फैमिली के साथ गाते हुए क्लिप्स थे, बच्चों के गानों के मेडले थे। नन्ही लिली आंखें बंद करके विश मांग रही थी। लिली दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। सबसे हैरान करने वाला वीडियो सेरीना और कई मॉम फैंस का था जो पेरेंटिंग टिप्स शेयर कर रही थीं। न केवल वीडियो थे, बल्कि फैंस ने फैमिली के साइन किए हुए पोर्ट्रेट्स की फोटोज भी पोस्ट की। वहां फैंस की लिली को गोद में लिए हुए और एक साथ प्यारी तस्वीरें खींचने वाली फोटोज भी थीं। साथ ही इवेंट के हर तरह के छोटे छोटे गिफ्ट्स भी थे। फैन मीट खत्म हुए अभी आधा घंटा ही बीता था, लेकिन इंटरनेट पहले से ही इन वीडियो और फोटोज से पूरी तरह भर गया था। अनगिनत नेटिजन्स ने दिल के दर्द को बर्दाश्त किया, अपनी आंखें फाड़कर हर एक वीडियो को स्क्रॉल किया, खासकर तब जब उन्होंने फैंस को लिली के साथ करीब से बातचीत करते देखा। उनका मन कर रहा था कि वे उस फैन को एक तरफ धकेल दें और उनकी जगह ले लें। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता भाइयों। इसके लिए जेम्स रिवर्स और सेरीना बिल्कुल घटिया इंसान हैं। जेम्स को मारने और लिली को चुराने के लिए मेरे साथ कौन शामिल होगा? खैर, उसने कहा, मुझे भी साथ समझो। जेम्स को मारो, लिली को चुराओ। एक समय के लिए इंटरनेट जैसे सामूहिक गुस्से की स्थिति में था। हर कोई यही नारा लगा रहा था। जेम्स रिवर्स की 3 लोगों की फैमिली की वजह से एक बार फिर शांत इंटरनेट पर भारी उथल पुथल मच गई। बस इस बार नेटिजन्स अपना सपोर्ट नहीं दिखा रहे थे, बल्कि वे अपनी कड़ी निंदा व्यक्त कर रहे थे। जवाब में जेम्स रिवर्स और सेरीना ने इन ऑनलाइन शिकायतों को देखा। लगभग तुरंत ही उन दोनों ने एक साथ अपनी गर्दनें सिकोड़ लीं, जैसे उन्हें महसूस हो रहा हो कि हर दिशा से उनकी तरफ खंजर आ रहे हैं। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे पास तैयारी के लिए केवल 2 दिन थे। वेन्यू के लिए 2000 लोग आखिरी लिमिट थी। इससे ज्यादा होते तो ये एक डिजास्टर हो सकता था। बेशक मुझे पहले अपने कोर फैन बेस को प्राथमिकता देनी थी। आखिरकार दबाव में आकर जेम्स रिवर्स और सेरीना ट्विटर पर पोस्ट करने के लिए मजबूर हो गए। भाइयों, हम गलत थे। कृपया थोड़ी दया दिखाएं और हमें इस एक बार माफ कर दें। हम इस बार वाकई पूरी तरह तैयार नहीं थे। अगली बार पक्का। जैसे ही ये ट्वीट बाहर आया, अनगिनत यूजर्स ने इसे ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। मेन स्टार्स को बोलते हुए और अपनी गलती मानने वाला अच्छा एटीट्यूड दिखाते देख नेटिजन्स और भी ज्यादा हावी हो गए।
अगली बार के बारे में और साफ साफ बताओ। अगली बार कब है? कौन सा साल, महीना और दिन? कौन सा घंटा, मिनट और सेकंड? यहां आओ और हमें साफ बताओ। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, बस हमारे देखने के लिए पहले पूरा वीडियो रिलीज कर दो। तुम अगली बार की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम तो गए काम से। क्या कल द वॉइस ऑफ अमेरिका के सेट पर कोई भाई जा रहा है? उन दोनों को मेरे लिए पकड़ लो और उनसे सच उगलवाओ कि अगली बार आखिर कब है। इंटरनेट पर एक्साइटमेंट की एक और लहर दौड़ गई। हर यूजर जानना चाहता था कि ये अगली बार कब होगा। स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी हलचल को दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनियों ने भी देखा। हालांकि उनके दिल सिर्फ कड़वाहट से भरे थे। उनकी अपनी कंपनियां अभी अभी एक बड़ी कार्रवाई क्रैकडाउन से गुजरी थीं। लेकिन लिली एंटरटेनमेंट में ऐसा लग रहा था जैसे वे नया साल मना रहे हों। कई छोटी और मध्यम स्तर की एंटरटेनमेंट कंपनियों के प्रमुख उस समय गंभीरता से सोचने लगे, क्या उन्हें खुद को लिली एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ लेना चाहिए? आखिरकार मौजूदा स्थिति को देखते हुए जेम्स रिवर्स का टैलेंट बिल्कुल असीमित था। एक साधारण फैन मीट को उन्होंने कुछ असाधारण में बदल दिया था, और वे सभी बच्चों के गाने जो वहां सुनाई दिए वे ओरिजिनल नए गाने थे। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए इतने सारे नए गाने पेश कर सकता है, भला कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि जेम्स रिवर्स का टैलेंट खत्म हो गया है? अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ जुड़ जाओ। कई छोटी और मध्यम कंपनियों के प्रमुखों को उसी पल ये बात समझ आ गई। स्काईलाइन एंटरटेनमेंट टावर। लुगा ये भूल गया था कि वो कितनी बार खाली जगह में टकटकी लगाए देखता रहा है। वो जानता था कि ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट को लगे पिछले झटके के बाद कंपनी के भीतर पहले से ही असहमति की आवाजें उठने लगी थीं। भले ही तियानशिंशी अभी भी टिके हुए थे, लेकिन वो शायद ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। वे छोटी और मध्यम एंटरटेनमेंट कंपनियां तो शुरू से ही बस अवसरवादी लोगों का एक झुंड थीं। इतने भारी झटके के बाद वे शायद अब से सिर्फ दिखावे के लिए ही साथ देंगे। जेम्स रिवर्स द्वारा आयोजित इस बर्थडे पार्टी ने लुगा को भी उस इंसान को करीब से समझने का मौका दिया। उसका टैलेंट असीमित था और जिस तरह का हुनर उसने दिखाया वो वाकई दम घोंट देने वाला था। हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा। कंपटीशन के अगले राउंड के लिए चेयरमैन टीएन से संपर्क करने में मेरी मदद करें और हमारे तीनों इक्को एसेस को स्टेज पर उतार दें। लुगाओं ने बिना किसी भाव के अपने सेक्रेटरी से बात की, जबकि वो बहुत सी चीजों के बारे में सोच रहा था। अगर वे ये राउंड भी हार गए तो वे बिग 3 में से एक होने का अपना खिताब कैसे बरकरार रख पाएंगे? अगले दिन फैन मीट का हाइप अभी भी कम नहीं हुआ था, लेकिन एक और टॉपिक तेजी से चार्ट्स पर चढ़ रहा था। वो था आज रात का द वॉइस ऑफ अमेरिका का एपिसोड। पिछले कंपटीशन के बाद हर कोई इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिर वे जानते थे कि हर एपिसोड में जेम्स रिवर्स अलग अलग नए गाने ला सकते थे, और वे भी बेहद शानदार किस्म के। जब से जेम्स रिवर्स आए थे, उनकी प्लेलिस्ट में कभी भी बेहतरीन म्यूजिक की कमी नहीं रही थी। पिछले कुछ दिनों में ऑनलाइन मीडिया आउटलेट्स ने यहां तक दावा किया था कि जेम्स रिवर्स म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक नया युग बनाने के लिए स्वर्ग से भेजे गए इंसान हैं। नेटिजन्स भी इससे पूरी तरह सहमत थे। उन्हें लगा कि ये वाकई एक हीरो द्वारा समय बदलने जैसा मामला था। ये कहना कि टैलेंट ने कैपिटल पूंजी को हरा दिया है, उससे ज्यादा सटीक ये कहना था कि अब कैपिटल टैलेंट को और नहीं दबा सकती थी। जेम्स रिवर्स ने अकेले ही अपने टैलेंट से पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को उल्टा पुल्टा कर दिया था। अगर वो इस बार स्काईलाइन एंटरटेनमेंट को सफलतापूर्वक हरा देते तो जेम्स रिवर्स इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति बन जाते जिसने अकेले ही एक विशाल ग्रुप को हिलाकर रख दिया। रिवर सिटी में लिली एंटरटेनमेंट के ऑफिस में जेम्स रिवर्स और सेरीना अभी पहुंचे ही थे कि एंजेला वहां आई। मिस्टर रिवर्स, फीलिक्स शॉ ने अपना इंटरव्यू पास कर लिया है। हालांकि उनकी स्पेसिफिक पोजीशन अभी भी चर्चा का विषय है। मुझे लगता है कि फिलहाल 2 रोल उन पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। एक है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के रूप में, दूसरा ये कि वो इस फील्ड में कई लोगों को जानते हैं, इसलिए सेटअप तैयार करने में उनका लीड करना अच्छा रहेगा। दूसरा रोल आपके पर्सनल असिस्टेंट का है। उनके पिछले वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने मैनेजमेंट क्षमता में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। एंजेला ने ये कहते हुए फीलिक्स शॉ की इंटरव्यू फाइल जेम्स रिवर्स को सौंप दी। जेम्स ने फोल्डर लिया और उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। फिर उन्होंने अचानक ऊपर देखा और पूछा, क्या आप जानती हैं कि उन्हें उनकी पिछली कंपनी ने क्यों निकाला था? एंजेला ने सिर हिलाया। मैंने उस बारे में पूछा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने कुछ बॉस के गलत लेन देन, अंडर द टेबल डीलिंग्स को बर्दाश्त नहीं कर सके। मुख्य रूप से वो बॉस को नए लोगों को परेशान करते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया। उस तरह की पर्सनालिटी निश्चित रूप से कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के लिए नहीं बनी है। मैं समझ गया। अच्छा है, कम से कम उनके वैल्यूज सही हैं और उनका कैरेक्टर मजबूत है, जेम्स ने पन्ने पलटते हुए कहा। सब कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने फिर से ऊपर देखा। क्या आप उनकी फैमिली सिचुएशन के बारे में कुछ जानती हैं? मैंने उस बारे में नहीं पूछा। हालांकि उन्होंने सुबह 9 बजे के बाद काम शुरू करने का रिक्वेस्ट किया है। वो रात में जितनी जरूरत हो उतनी देर रुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें हर दिन शाम 4:30 से 6:30 बजे के बीच घर जाना होता है।
बेशक उन्होंने कहा कि वो इसके लिए अपनी सैलरी में कटौती करवाने को तैयार हैं, लेकिन वो खास टाइम ब्लॉक नॉन नेगोशिएबल है। जेम्स ने सिर हिलाया और एक पल के लिए सोच में डूब गए। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर फाइल वापस एंजेला को थमा दी। उन्हें स्टैंडर्ड सैलरी ही देना। हम उनके शेड्यूल के हिसाब से तालमेल बिठा लेंगे। उनसे पूछना कि क्या वो मेरे असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं तो सिक्योरिटी डायरेक्टर की पोजीशन भी ठीक है। देखना वो क्या सोचते हैं। एंजेला ने फोल्डर लिया। उसकी भवें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने बस अपनी सहमति दी और ऑफिस से बाहर निकल गई। सेरीना ने भी थोड़ा कंफ्यूज होकर देखा। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या इस आदमी में कुछ खास है? ऐसा लग रहा है जैसे आप उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मुझे भी नहीं पता, बस कल मैंने उसकी बेटी को देखा था और उनके एटीट्यूड को देखते हुए मुझे बस एक बुरा एहसास हो रहा है। उम्मीद है कि मैं सिर्फ ज्यादा सोच रहा हूं। जब हम उन्हें बेहतर तरीके से जान लेंगे तब हमें पता चल जाएगा। जेम्स रिवर्स ने अपना सिर हिलाया। उनके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। उन्हें कल से ही हल्का सा एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जो बात उन्हें गलत लग रही थी वो फीलिक्स शॉ के शब्द थे। उन्होंने कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि एक दिन वो नेने को उसकी पसंद की बड़ी बहन को अपनी आंखों से दिखा सकें, और सिर्फ इसी एक वजह से वो यहां पहुंचने के लिए हजारों मील का सफर तय करके आए थे। जब उन्हें यह भी यकीन नहीं था कि उन हालातों में वो लिली को देख भी पाएंगे या नहीं, तो ये थोड़ा असामान्य था। आखिर ऐसी कौन सी समस्या होगी जिसने उन्हें इतना मजबूर कर दिया? जेम्स रिवर्स नहीं जानते थे। उनकी फीलिक्स शॉ से कल ही मुलाकात हुई थी, इसलिए उनकी बातचीत इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। समय बीतता गया और जल्द ही रात के 8 बजे बज गए। द वॉइस ऑफ अमेरिका का चौथा एपिसोड आ गया था। वो मुख्य इवेंट जिसका हर कोई रात की शुरुआत के लिए इंतजार कर रहा था, आखिरकार शुरू हो गया। स्काईलाइन एंटरटेनमेंट ने एक ए-लिस्ट सिंगर को भेजा जिसने एक ओरिजिनल लव सॉन्ग परफॉर्म किया। गाने ने नेटिजन्स को तारीफ में सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। उनकी क्वालिटी में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। स्काईलाइन एंटरटेनमेंट आखिरकार अपना खेल बेहतर कर रहा है, लेकिन भले ही क्वालिटी पुरानी म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप टियर लेवल तक पहुंच गई थी, दुर्भाग्य से ऑडियंस अभी भी जेम्स रिवर्स के गानों के लिए ज्यादा एक्साइटेड थी। वो कहावत कैसी थी, तुम अच्छे हो लेकिन जेम्स रिवर्स बेहतर हैं, तुलना ही खुशी की चोर है। दूसरों का लेवल। इस सीजन के सॉन्ग राइटर्स ने जैसे अपनी लिमिट छू ली है। अगर आप सभी सॉन्ग राइटर्स को रैंक करें तो जेम्स रिवर्स अपनी ही एक अलग लीग में होंगे। जेम्स रिवर्स के सामने हर दूसरे सॉन्ग राइटर को पीछे हटना पड़ा। आखिरकार अब लिली एंटरटेनमेंट की बारी थी। नेटिजन्स ये देखकर हैरान थे कि लिली एंटरटेनमेंट ने एक बार फिर नए चेहरों रुकीज को भेजा था, और वो भी एक और जोड़ी। फन शाओशा और यीशु हां की जोड़ी ने पहले ही उन्हें एक बड़ा सरप्राइज दिया था। उन्हें इतनी जल्दी दूसरे की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा ये जोड़ी असल में वही लोक गायकों फोक सिंगर्स की जोड़ी थी जो पहले ऑनलाइन वायरल हुई थी। वोंग शिनी और वुइलिंग, वही जाने पहचाने बार स्टूल, वही सफेद टी शर्ट और जीन्स, वही गिटार और वही लड़कियां। यह साफ था कि वे फोक म्यूजिक परफॉर्म करने का प्लान बना रही थीं। ऑडियंस खुद को इसे सुनने के लिए उत्सुक होने से नहीं रोक सकी। पास्ट में उन्होंने जो भी फोक गाने सुने थे उनमें से कोई भी वाकई में मेनस्ट्रीम नहीं बन पाया था। वे सोच रहे थे कि क्या यह गाना उन्हें एक अलग तरह का एहसास दे पाएगा। म्यूजिक शुरू हुआ। विशाल स्क्रीन पर गाने का टाइटल आया। वुइलिंग ने धीरे से अपने गिटार के तार छेड़े और वोंग शिनी ने मुस्कुराते हुए अपनी बॉडी को वुइलिंग की ओर झुकाया। इस खूबसूरत नजारे ने ऑडियंस और नेटिजन्स के दिलों को नेचुरली शांत कर दिया। म्यूजिक प्योर था, सिंगर्स प्योर थे, सब कुछ बिल्कुल सही था। उन्होंने एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर देखा। गाना जेम्स रिवर्स द्वारा लिखा गया था। परफॉर्मर्स लैंडलॉर्ड्स कैट थे। स्क्रीन पर गाने का टाइटल भी फोक म्यूजिक के मिजाज से पूरी तरह मेल खा रहा था। क्लाउड्स एंड स्मोक टर्न टू रेन। म्यूजिक और गिटार की धुन के साथ वोंग शिनी ने धीरे से गाना शुरू किया। उसकी आवाज बहुत प्योर थी और सीधे दिल को छू रही थी। जिस किसी ने भी इसे सुना उसे अपने दिल में एक शांति महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे इस गाने में कोई ऐसा जादू है जो उनकी रूह को शांत कर सकता है। यही फोक म्यूजिक का अनोखा आकर्षण है। फोक म्यूजिक 3 चीजों के बारे में होता है: प्यार, आदर्श और दूर दराज की जगहें। ये हर इंसान के दिल की गहराई में छिपी मूल इच्छाएं हैं। जिस किसी ने भी उस पल इस गाने को सुना उसे अपने वे सपने याद आ गए जिन्हें उसने कभी अपने दिल में छिपा कर रखा था। वे सपने शायद उस इंसान के बारे में हों जिसे उन्होंने कभी सबसे ज्यादा प्यार किया था, या उस इरादे के बारे में जिसे उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया था, या उन उम्मीदों के बारे में जो हकीकत की वजह से टूट गई थीं। वे सभी चीजें जो उनके पास कभी थीं और फिर खो गईं, अचानक वोंग शिनी के गाने से जाग उठीं। ये दोनों लड़कियां कितनी सौम्य हैं। सिर्फ लिली एंटरटेनमेंट ही ऐसी रिफ्रेशिंग जोड़ी को घर दे सकता था। मैं तुम्हें फिर से देखने के लिए बहुत तड़प रहा हूं। भले ही बिछड़ने से पहले वो बस एक छोटी सी झलक ही क्यों ना हो। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अपने आसपास के लोगों की कदर करें।
ये दोनों लड़कियां उन बिल्लियों की तरह हैं जिन्हें मैंने खुद पाला हो। मैं लैंडलॉर्ड मकान मालिक हूं और मैं इन्हें घर ले जा रहा हूं। मेरा बेचैन दिल अचानक शांत हो गया। आंसू बस अपने आप गिरने लगे। लेकिन मैं उसे अब कभी नहीं देख पाऊंगा। हर चीज का अंत होता है, सिवाय किसी की याद आने के। गाने क्लाउड्स एंड स्मोक टर्न टू रेन ने नेटिजन्स को एक बार फिर सामूहिक रूप से उदासी मेलनकॉली की स्थिति में डाल दिया। इस समय हर कोई उस इंसान के बारे में सोच रहा था जिसे वे फिर से देखना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि वे अब कभी नहीं मिल पाएंगे। ऑडियंस बड़े ध्यान से गाना सुन रही थी और उस इंसान को याद कर रही थी जिसे उन्होंने इतने समय से अपने दिल में कैद कर रखा था। चाहे वो परिवार हो, दोस्ती हो या प्यार, हमेशा कोई न कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसे आप अपनी रूह की गहराई से फिर से देखना चाहते हैं, भले ही वो मुलाकात सिर्फ एक पल के लिए ही क्यों न हो। यहां तक कि स्काईलाइन एंटरटेनमेंट के अंदर भी कॉम्पिटिशन देख रहे लुगाओं ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आखिर ऐसा कौन था जिसका कोई ऐसा अपना न हो जिसे वो देखना चाहता था पर देख नहीं सकता था। भले ही जेम्स रिवर्स उनका राइवल था, पर लुगा को ये मानना पड़ा कि ये आदमी वाकई इंसानी दिल को समझता है। वो बस बहुत ज्यादा टैलेंटेड था। कम से कम सॉन्ग राइटिंग के मामले में तो जेम्स रिवर्स एक ऐसे मॉन्स्टर की तरह था जिसकी कोई कमजोरी ही नहीं थी। स्काईलाइन के कुछ बोर्ड मेंबर्स हताशा में आहें भरने लगे। वे अब पूरी तरह से खो चुके थे। वे भला मुकाबला कैसे करते? वे इस चीज से बिल्कुल नहीं लड़ सकते थे। वे उनके लेवल के थे ही नहीं। उन्हें तो बस जमीन पर पटक कर कुचला जा रहा था। उन्होंने लुगाओं की तरफ देखा जिनकी आंखें अभी भी बंद थीं। कोई नहीं जानता था कि कंपनी का हेड इस वक्त क्या सोच रहा है। स्टेज पर सिर्फ हल्का मेकअप किए हुए वॉन्ग शिंग यी ने माइक्रोफोन पकड़ा हुआ था। वो बगल में रहने वाली किसी लड़की, गर्ल नेक्स्ट डोर की तरह लग रही थी, जिससे एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। वो उसी जाने पहचाने हाई स्टूल पर बैठी थी और ऑडियंस की तरफ देखते हुए शांति से गा रही थी। वू पाइलिंग ने गिटार के तारों को तेजी से छेड़ा। गाना धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ा और उन दोनों लड़कियों की आंखें और भी चमकने लगीं और इमोशनल हो गईं। उन्हें आखिरकार वो जगह मिल गई थी जहां से वे ताल्लुक रखती थीं। लिली एंटरटेनमेंट एक शानदार और बड़ा परिवार था। गाना रुक गया। वॉन्ग शिनी ने माइक उठाया और वू पाइलिंग ने अपना गिटार। उन दोनों ने वेन्यू में मौजूद शांत ऑडियंस के सामने सिर झुकाया। फिर वे मुस्कुराते हुए मुड़ी और अपनी टीम की तरफ चल दीं जब तक कि सिर्फ उनकी पीठ दिखाई देना बंद नहीं हो गई। ऑडियंस आखिरकार गाने के माहौल से बाहर आई। तालियों की गड़गड़ाहट और चीखें गूंज उठीं। ये लड़कियां छिपे हुए खजाने की तरह हैं। वाकई एक सपना। मुझे पता था फोक म्यूजिक गाने वाली लड़कियां हमेशा इतनी प्योर और खूबसूरत होती हैं। ऐसा नहीं है कि फोक म्यूजिक खत्म हो गया है। बात बस ये है कि अच्छी चीजें अभी सामने आई हैं। ऑनलाइन किसी ने ये कमेंट किया और अनगिनत लोग इस बात से सहमत हुए कि फोक म्यूजिक मरा नहीं था। बस बात ये थी कि अब कोई इसे दिल से नहीं लिख रहा था। अब यह गाना आखिरकार आ गया था। जल्द ही मैच के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए। स्काईलाइन एंटरटेनमेंट के बोर्ड मेंबर्स ने ऑनलाइन वोट काउंट को देखा। उनमें से किसी ने भी कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। जब हारना एक आदत बन जाती है तो उसे स्वीकार करना आसान हो जाता है। उनकी मौजूदा स्थिति में अगर स्काईलाइन एंटरटेनमेंट वाकई जीत जाता तो उन्हें सच में हैरानी होती। चेयरमैन लू, क्या कंपटीशन जारी रखने का कोई मतलब है? बोर्ड मेंबर्स में से एक ने लुगाओं की तरफ देखा, जो अभी भी बंद आंखों के साथ गहरी सोच में डूबे थे और आखिरकार खुद को पूछने से नहीं रोक सका। तभी लुगाओं ने अपनी आंखें खोली और वहां मौजूद बोर्ड मेंबर्स की तरफ देखा। वो अब गुस्से में नहीं थे। उन्होंने तब बस एक कदम की चूक कर दी थी। यहां तक पहुंचना भी स्काईलाइन एंटरटेनमेंट की अपनी गलती थी। हम कंपटीशन क्यों नहीं करेंगे? कम से कम हमें थोड़ी गरिमा के साथ मरना चाहिए। क्या किंग शिहुआ ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट से अभी तक स्टेज पर नहीं आए? खैर, उनकी परफॉर्मेंस के बाद देखते हैं। जहां तक उसके बाद के मैचों की बात है, मेरे पास अपनी खुद की प्लानिंग है, लुगाओं ने शांति से कहा। टेबल के चारों ओर बैठे बोर्ड मेंबर्स ने एक दूसरे की ओर देखा, इस बात को किनारे रखते हुए कि मुआय पहले ही फेल हो चुका था। चिहुआहुआ भी निश्चित रूप से एक खतरनाक स्थिति में था। अगर किंग चिहुआहुआ एक मैच जीत भी जाता तो उससे क्या फर्क पड़ता? जब तक जेम्स रिवर्स का टैलेंट बना हुआ है, फाइनल पॉइंट्स तो आखिरकार लिली एंटरटेनमेंट के ही होंगे। कोई भी बाहर वाला इसे देख सकता था। लिली एंटरटेनमेंट ने बुनियादी तौर पर नई बिग 3 में अपनी जगह पक्की कर ली थी। बाकी सब तो बस समय की बात थी। लेकिन चूंकि लुगाओं ने अपना फैसला ले लिया था, बोर्ड मेंबर्स ने आगे कुछ नहीं पूछा। आखिरकार उसने ही इस कंपनी को जमीन से उठाकर खड़ा किया था। किसी को उसकी काबिलियत पर शक नहीं था। वेन्यू के बाकी 2 स्टेजों पर ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट का स्कोर 4 तक पहुंच गया था। इसके अलावा बाकी पॉइंट्स अन्य एंटरटेनमेंट कंपनियों के पास थे। कुल मिलाकर ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट अभी भी मजबूत स्थिति में थी। इस बीच ओशन ब्लू एंटरटेनमेंट का स्कोर 6 तक पहुंच गया था। वे भी अपने ज्यादातर मैच जीत रहे थे और ग्रैंड सेंचुरी से भी बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। मौजूदा स्थिति बिल्कुल साफ थी। अगर कुछ अनपेक्षित नहीं हुआ तो स्काईलाइन एंटरटेनमेंट को बाहर कर दिया जाएगा।
नई बिग 3 ओशन ब्लू एंटरटेनमेंट, ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट और लिली एंटरटेनमेंट होंगी। कंपटीशन वापस उस स्टेज पर आया जिस पर लिली एंटरटेनमेंट का कब्जा था। इस बार एक जाना पहचाना चेहरा स्टेज पर आया। ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट से शिया फेब्रुअरी। ये वही कंटेस्टेंट था जिसे न्यू सॉन्ग फेस्टिवल के दौरान सरीना ने बुरी तरह हराया था। वो एक ऐसा कंटेस्टेंट था जिसे जजों से केवल एक दया वाला वोट मिला था। अब वो एक बार फिर इस स्टेज पर खड़ा था। भले ही उसे यकीन नहीं था कि उसका अपोनेंट सरीना है, लेकिन वो एक बात पक्के तौर पर जानता था, इस राउंड में भी जेम्स रिवर्स द्वारा लिखा गया गाना ही होगा। शियाओ फेबी को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। उसे याद था जब वो मियोवा एनी और सरीना एक ही लेवल पर मुकाबला कर सकते थे, लेकिन कितना समय बीता था कि वे दोनों पहले ही ऐसे सितारे बन चुके थे जो उसकी पहुंच से बाहर थे। चाहे वो शोहरत हो, पॉपुलैरिटी हो या उनके गाए हुए गाने, वो किसी भी चीज में उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था, और इस सबके लिए जिम्मेदार वो एक इंसान था। असल में शियाओ फेबाई और माओ अन्यून के हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे थे। वो उसे इस तरह सफल होते देख खुश था, लेकिन फिर भी उसे एक गहरा अफसोस महसूस हो रहा था। आखिरकार वो अभी भी आने वाले समय के लिए ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट के दलदल में फंसा हुआ था। म्यूजिक बजने लगा। शाह फेबी ने जल्दी से अपनी मानसिकता बदली। चाहे कुछ भी हो, म्यूजिक के लिए उसका प्यार नहीं बदला था। म्यूजिक की दुनिया में उसे अपना बेस्ट देना था। जब गाना खत्म हुआ तो वेन्यू में मौजूद फैंस ने उसे तालियों के साथ गर्मजोशी दी। कंपटीशन का ये राउंड कोई मजाक नहीं था। सिंगर्स सभी टॉप टियर के थे। ऑडियंस ने वाकई इसकी सराहना की। शियाई ने सराहना में सिर झुकाया, एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतर गया। जैसे ही वो बैकस्टेज के एंट्रेंस पर पहुंचा, सामने से आते व्यक्ति को देखकर वो वहीं जम गया, जबकि वो अभी रिलैक्स होना शुरू ही हुआ था। उसके चेहरे पर एक बेबस और कड़वी मुस्कान आ गई। प्रोफेसर, आप यहाँ कैसे? मुझ जैसे इंसान के लिए ये कुछ ज्यादा ही सम्मान है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शू शाओचुन थे। उन्होंने एक जोरदार ठहाका लगाया और शियाओ फेबी के कंधे को थपथपाया। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मिस्टर रिवर्स का ऑर्डर था, पर ऐसा इसलिए भी है क्योंकि तुमने वाकई बहुत अच्छा गाया। ये तो रूह को कुचल देने जैसा है। शियाओ फेबी ने अपना सिर हिलाया। उसकी मुस्कान और भी कड़वी हो गई। अंदर ही अंदर वो जेम्स रिवर्स को कोस रहा था। इसे कहते हैं मच्छर मारने के लिए तोप का इस्तेमाल करना। शू शाओचुन पहले से ही ज्यादातर ए लिस्ट सिंगर्स से कहीं ज्यादा फेमस थे। भले ही वे पिछले कुछ सालों से लाइमलाइट में ज्यादा नहीं रहे थे, लेकिन उनके पुराने हिट्स आज भी हर जगह थे। अब ऊपर से जेम्स रिवर्स का गाना शियाओ फेबी समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे डिस्क्राइब करे। ये पूरी तरह से ओवरकिल था। शियाओ चैन अपना माइक्रोफोन थामे स्टेज पर कदम रख चुके थे। उम्मीद के मुताबिक पूरा वेन्यू चीखने चिल्लाने की लहरों से गूंज उठा। शियाओ फेबी ने स्टेज की तरफ चमकते हुए शियाओ चैन को मुड़कर देखा और अपना मन बना लिया। उसने अपने दांत भींचे और खुद से फुसफुसाया, भाड़ में जाए ये सब। मैं चाहे जो हो जाए, अब ये जहाज छोड़ रहा हूं। ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट, मुझे माफ करो। यहां तो अब कुत्ता भी न रुके। शियाओ चैन की मौजूदगी ने शियाओ फेबी की हिम्मत पूरी तरह तोड़ दी थी। उसने पहले दो दीवास के बीच का मुकाबला पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए उसने लिली एंटरटेनमेंट के उस भारी दबाव को महसूस नहीं किया था। लेकिन अब जब वो खुद शू शाओचुन का सामना कर रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि यह ऐसी लड़ाई है जिसे वो कभी नहीं जीत सकता। जीत की एक छोटी सी उम्मीद भी नहीं थी। इस एहसास ने उसके दिल में पहले से मौजूद शक के बीज को तुरंत जड़ पकड़ने और पनपने का मौका दे दिया। अगर वो म्यूजिक से प्यार करता है तो उसे हर हाल में ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट छोड़ना ही होगा। चाहे उसे भारी भरकम टर्मिनेशन फीस ही क्यों न भरनी पड़े, वो यहां से जाएगा। एक बार बाहर निकलने के बाद अगर लिली एंटरटेनमेंट उसे अपना ले तो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं तो वो अपने म्यूजिक करियर को जिंदा रखने के लिए कोई भी रास्ता ढूंढेगा। हालांकि उसे यकीन था कि लिली एंटरटेनमेंट उसे जरूर चाहेगी, क्योंकि उनके विचार एक जैसे थे। सामने स्टेज पर ऑडियंस का लगातार शोर अभी भी गूंज रहा था। शियाओ फेबी ने ऊपर देखा, जहां स्क्रीन पर गाने का टाइटल आया था, एक्टर। जैसे ही बैकिंग ट्रैक शुरू हुआ, ऑडियंस धीरे धीरे शांत हो गई। शियाओ चैन ने तुरंत गाने के इमोशन को पकड़ लिया। अनोखे लिरिक्स और उनकी सिग्नेचर आवाज के कॉम्बिनेशन ने ऐसा एहसास कराया जैसे ये गाना सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया हो। शियाओ फेबी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। हैरानी की बात नहीं कि ये सभी लोग लिली एंटरटेनमेंट ज्वाइन करना चाहते थे। यही जवाब था। एक सिंगर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे वाकई चमकने के लिए एक ऐसे गाने की जरूरत होती है जो खास तौर पर उसके लिए बना हो। सिंगर और गाना हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं। हर फेमस सिंगर का एक ऐसा क्लासिक गाना होता है जिसे कोई दूसरा पार नहीं कर सकता, और यही लिली एंटरटेनमेंट का जादू था। जेम्स रिवर्स हमेशा उन सभी के लिए एक परफेक्ट गाना बना सकते थे। गाना एक्टर ने उन नेटिजन्स के दिलों को तुरंत चकनाचूर कर दिया जो अभी क्लाउड्स एंड स्मोक टर्न टू रेन से शांत हुए थे। वे तुरंत भावनाओं से ओत प्रोत हो गए।
जिंदगी बस एक स्क्रिप्ट है और हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बस एक्टर्स हैं। मैं सोच रहा हूं कि ऐसे लिरिक्स लिखने के काबिल होने के लिए किसी को किस दौर से गुजरना पड़ता होगा। रुको, क्या तुम कह रहे हो कि सेरीना एक एक्ट्रेस है? हाँ, बकवास बंद करो। मेरा साफ मतलब था कि पुराने श्वे आखिर किस दौर से गुजरे कि जेम्स रिवर्स ने उनके लिए ऐसा गाना लिखा। पता चला है कि पुराना ही हमेशा चोट खाता है। असल में समय के साथ हम में से हर कोई एक एक्टर बन गया है जो अलग अलग मुखौटों के पीछे अपनी जिंदगी जी रहा है। मैं अपने ऊपर वाले बंदे को सैल्यूट करता हूं। गाना परत दर परत बनता गया, लिरिक्स की हर लाइन दिल में गहराई तक उतर रही थी। इसने ऑडियंस के इमोशंस को रॉक बॉटम तक खींच लिया, फिर उन्हें वापस ऊपर उठाया और फिर से कुचल दिया। शियाओ चेन पूरी तरह से एक्टर में डूबे हुए थे। जेम्स रिवर्स का ये गाना वाकई सिर्फ उनके लिए बना था, ठीक वैसे ही जैसे लू रूइंग्स के लिए बाद में बना था। उन्हें गाना मिलते ही ये बात पता चल गई थी कि लिली एंटरटेनमेंट ज्वाइन करना उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। गाना अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा। शू शाओचुन ने माइक पर अपनी पकड़ ढीली की और फिर उसे कस लिया। उनकी अनूठी आवाज एक बार फिर गूंजी। ये पूरी तरह से लेवल 1 का वाइप आउट है। बैकस्टेज शियाओ फेबी एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाता रहा। अपने डेब्यू के बाद से उसने 2 बार ऐसा महसूस किया था। एक बार सेरीना की करेज की परफॉर्मेंस और दूसरी आज शू शाओचुन का एक्टर। वो खुशकिस्मत था कि उसने दोनों बार पहले परफॉर्म किया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि अगर वे पहले जाते तो वो उनके बाद कैसे परफॉर्म करता। उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह चकनाचूर हो गया होता। आखिरकार पिछली एक्ट की बराबरी न कर पाना बेहद शर्मनाक होता है। स्टेज पर शू शाओचुन ने अपना गाना खत्म किया। उन्होंने भीड़ की तरफ हाथ हिलाया और बाहर चले गए। बैकस्टेज शियाओ फेबी ने शू शाओचुन को पास आते देखा। वो 1 सेकंड के लिए जम गया, फिर सोचा और आगे बढ़ा। प्रोफेसर शू, क्या लिली एंटरटेनमेंट अभी भी हायरिंग कर रहा है? ये सुनकर शू शाओचुन ने उन्हें एक हैरान कर देने वाली नजर दी, फिर जल्दी से एक समझदारी भरी मुस्कान दी। शायद, लेकिन तुम्हें मिस्टर रिवर्स से बात करनी होगी। मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं नौजवान। शियाओ चेन शियाओ फेबी के इरादों को भांप गए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके कंधे को थपथपाया। इस 20 कुछ साल के बच्चे को आखिरकार समझ आ गई थी। मिस्टर रिवर्स, मैं समझ गया। थैंक यू प्रोफेसर शू। शियाओ फेबी 1 सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर उसे एहसास हुआ कि जिस मिस्टर रिवर्स का जिक्र शू शाओचुन ने किया वो जेम्स रिवर्स ही थे। जेम्स रिवर्स के बारे में उसकी धारणा अभी भी उन्हें एक युवा टैलेंटेड उभरते हुए कलाकार के रूप में देखने तक सीमित थी। अब अचानक उसे समझ आया, है ना? वो आदमी एक बिग 3 कंपनी का बॉस बनने वाला था। वो इमोशनल हुए बिना नहीं रह सका। वे एक ही उम्र के थे। अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता था? अगर जेम्स रिवर्स को पता होता कि वो क्या सोच रहा है तो उनके पास कहने के लिए निश्चित रूप से कुछ होता। आखिर तुम एक चलते फिरते चीट कोड से अपनी तुलना क्यों कर रहे हो? ये तो खुद मुसीबत मोल लेने वाली बात है। फेबी, तुम यहां सुध बुध खोकर क्यों खड़े हो? जैसे ही शियाओ फेबी अपनी सोच में डूबे हुए थे, तभी एक और आवाज उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने ऊपर देखा और एक बार फिर वहीं जम गए। चिहुआ, अब तुम्हारी बारी है। सही कहा, मैं ये देखने आया हूं कि नई पीढ़ी कितनी ताकतवर हो गई है, चिहुआ ने मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर उन्होंने लिली एंटरटेनमेंट के कमरे की ओर देखा और भावनाओं के साथ आह भरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दिन आएगा जब मुझे जूनियर्स के खिलाफ मुकाबला करने के लिए वापस बुलाया जाएगा। सच कहूं तो अगर मैं जीतता हूं तो ये उम्मीद के मुताबिक होगा, लेकिन अगर मैं हार गया तो मैं मजाक का पात्र बन जाऊंगा। शिया ने कोई जवाब नहीं दिया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वो नहीं जानते थे कि क्या कहें। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। चिहुआ आज के दौर के किंग थे। उनका टैलेंट निर्विवाद रूप से मजबूत था, लेकिन किसी वजह से उन्हें एक गहरा एहसास हो रहा था कि जेम्स रिवर्स हारेंगे नहीं। ठीक है, मैं अब चल रहा हूं। चिहुआ ने शिया के मन के संघर्ष को भांप लिया, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वो खुद जानते थे कि जेम्स रिवर्स 1000 साल में एक बार पैदा होने वाले कुदरत के करिश्मे, फ्रीक ऑफ नेचर की तरह थे। कोई नहीं जानता था कि इस बार जेम्स रिवर्स ने अपनी आस्तीन में कौन सी चाल छिपा रखी है। जैसे ही चिहुआ स्टेज पर आए, पूरा वेन्यू चीखों से गूंज उठा। 10,000 से ज्यादा लोग उन्हें चीयर करने के लिए खड़े हो गए। ये जमीन हिला देने के लिए काफी था। दीवा मुइवे के बाद यह दूसरे हैवीवेट कंटेस्टेंट थे। इसका मतलब था कि यह मुकाबला इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। इस राउंड में चिहुआ ने साइज ऑफ साउंड नाम का एक क्लासिक कैंटोनीज गाना परफॉर्म किया। उनके अनोखे स्वर के साथ जुड़ी उस क्लासिक धुन ने तुरंत ऑडियंस में मौजूद हर किसी के कानों को जीत लिया। एक किंग आखिर किंग ही होता है, उन्हें प्यार न करना नामुमकिन था। बैकस्टेज जेम्स रिवर्स कंपटीशन देख रहे थे। जब उन्होंने चिहुआ को स्टेज पर जाते देखा तो वो मुस्कुराने लगे। आखिरकार, मैं बहुत समय से इसका इंतजार कर रहा था। जेम्स रिवर्स जानते थे कि इस राउंड के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में लिली एंटरटेनमेंट का कोई और राइवल नहीं बचेगा।
चिहुआ की मौजूदगी ने हर एंटरटेनमेंट कंपनी को यह संकेत दे दिया था कि ये मैच पूरी इंडस्ट्री की भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर पहले मुइवे की हार लिली एंटरटेनमेंट के शक्तिशाली उदय को दिखाती थी, तो इस मैच का नतीजा पदानुक्रम हायरार्की में लिली एंटरटेनमेंट की जगह पक्की कर देगा। एक क्लासिक कैंटोनीज गाना, ये आखिरी चुनौती थी जो चिहुआ जेम्स रिवर्स के सामने ला रहे थे, और ये सबसे कठिन भी थी। बिल्कुल लेटर गाने की तरह एक क्लासिक हमेशा क्लासिक रहता है, क्योंकि वो समय बीतने के बाद भी प्रासंगिक रहता है। इसके और बाकी गानों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि दूसरे गाने बस कुछ समय का ट्रेंड होते हैं, उनमें टिके रहने वाली रूह नहीं होती। अपना गाना खत्म करने के बाद चिहुआ उस स्टेज पर खड़े थे जहां वो बहुत समय बाद आए थे। ऑडियंस की तरफ देखते हुए उन्हें धुंधली सी अपने जवानी के दिनों की झलक दिखाई दी, खासकर आज जब वो एक चैलेंजर की भूमिका निभा रहे थे। इसने उन पुरानी भावनाओं को वापस जगा दिया। समय किसी का इंतजार नहीं करता, नई पीढ़ी हमेशा पुरानी से आगे निकल जाती है, ठीक उसी गाने की तरह जो उन्होंने अभी गाया था। केवल साइज ऑफ साउंड, आवाज की आह शेष रह गई थी। नीचे मौजूद भीड़ पागल हो गई थी। वे चिल्ला चिल्लाकर चिहुआ का नाम ले रहे थे और कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। जब से मुइवे, चिहुआ और बाकी लोगों ने अपने अलग अलग करियर पर ध्यान देना शुरू किया था, ऑडियंस ने लंबे समय के बाद इस तरह के म्यूजिक का आनंद लिया था। भले ही जेम्स रिवर्स बाद में आए थे, लेकिन जो इमोशनल प्रभाव, रेजोनेंस वो लेकर आए, वो इन दिग्गजों द्वारा जगाई गई यादों, नॉस्टैल्जिया से अलग था। इंसान पुरानी यादों से जुड़ा रहने वाला जीव है। इन सितारों की मौजूदगी ने उनकी उस चाहत को पूरा कर दिया। द वॉइस ऑफ अमेरिका के इस सीजन ने उनकी सभी उम्मीदों को पार कर दिया था। म्यूजिक रुक गया। भीड़ के कान फाड़ देने वाले शोर के बीच चिहुआ अनिच्छा से स्टेज से नीचे उतरे। बैकस्टेज आते ही उन्होंने उस कमरे की ओर देखा जहां लिली एंटरटेनमेंट की टीम थी। इस बार वो खुद को एक अजीब सी उत्सुकता महसूस करने से नहीं रोक सके। चिहुआ जैसे मुकाम पर पहुंच चुके इंसान के लिए जेम्स रिवर्स भला क्या सरप्राइज देंगे? तकनीकी रूप से वो ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े थे, लेकिन उनका नाम सिर्फ कागजों पर था। वो बहुत पहले ही इंडिपेंडेंट हो सकते थे। इसलिए इस मैच के लिए वो इस बात को लेकर ज्यादा उत्सुक थे कि उनका अपोनेंट कौन होगा और गाना कैसा होगा। तभी लिली एंटरटेनमेंट के कमरे का दरवाजा खुला। एक शानदार और वीरतापूर्ण आभा, हीरोइक ऑरा वाला व्यक्ति बाहर निकला। जब चिहुआ ने उन्हें देखा तो वो तुरंत जम गए। जब वो व्यक्ति उनके पास तक चलकर आया, तब जाकर आखिरकार उनकी सुध वापस आई। उन्होंने अविश्वास में वो नाम पुकारा, किंग लू। हे योंगची, तुमने बहुत अच्छा गाया। मैं वाकई इसमें अपने जवानी के दिनों की परछाई देख सकता हूं। चिहुआ ने कभी नहीं सोचा था कि जेम्स रिवर्स इतने शातिर निकलेंगे। उन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि किंग लू वाकई लिली एंटरटेनमेंट ज्वाइन कर लेंगे। किंग लू पुरानी पीढ़ी के एक लीजेंड थे और चिहुआ के व्यक्तिगत आदर्श आइडल थे। अपने ही आदर्श के खिलाफ खड़े होकर चिहुआ पूरी तरह सुन्न पड़ गए थे। उन्होंने सोचा था कि वो जेम्स रिवर्स के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि उन्हें उनके ही आदर्श के सामने चुनौती दी जा रही है। क्या वो फिर से एक नौसिखिए रुकी की तरह महसूस नहीं कर रहे थे? उन्होंने सोचा कि जेम्स वाकई बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अपने ही आदर्श को अपना सेट क्रश करने के लिए बाहर भेजना ये वाकई अवाक कर देने वाला था। चिहुआ कुछ देर तक हकलाते रहे। आखिरकार लाल चेहरे के साथ वो किसी तरह बोल पाए, किंग लू, मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि आप होंगे। मैं तो यहाँ बुनियादी तौर पर बस आपसे सीखने आया हूँ। ऐसा मत कहो ची। अच्छे म्यूजिक की कोई सीमा नहीं होती और उसकी कोई उम्र नहीं होती। एक अच्छा गाना, बस एक अच्छा गाना होता है। तुम्हारी साइज ऑफ साउंड ने मुझे गहराई तक छू लिया। मैं इसमें रूह को महसूस कर सकता था। यह वाकई बेहतरीन था। तारीफ के लिए शुक्रिया बड़े भाई लू। मैं भी आपके गाने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। चिहुआ, जो अब आखिरकार शांत हो गए थे, किंग लू की तारीफ पाकर बेहद खुशी महसूस कर रहे थे। उनका दिल खुशी से झूम रहा था। इसके अलावा अपने आदर्श का नया गाना सुनने के लिए वो जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड थे। वो सचमुच किंग लू का म्यूजिक सुनकर ही बड़े हुए थे। ठीक है, अभी के लिए यादें ताज़ा करना काफी है। मैं पहले स्टेज की तरफ बढ़ता हूँ। किंग लू ने सिर हिलाया। फिर वो मुड़े और स्टेज की ओर चल दिए। चिहुआ ने किंग लू की सधी हुई चाल को देखा। वो अब और भी ज्यादा एक्साइटेड थे। एक आदर्श आखिर आदर्श ही होता है। यहां तक कि उनकी पीठ भी बेहद कूल लग रही थी। इस बीच लाइव स्ट्रीम चैट में जब लोगों ने देखा कि लिली एंटरटेनमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेटिजन्स के दिल जैसे 10 की तीव्रता वाले भूकंप का अनुभव किया हो। वे शब्दों से परे हैरान थे। जब बॉस इस तरह की चालें चल रहा हो, तो भला कोई दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनी कैसे टिक सकती है? किंग लू का लुक, ओ माय गॉड, वो अभी भी दिलों को धड़काने वाले इंसान हैं। चिहुआ, तो तुम जेम्स रिवर्स हो, राइट? वेट, किंग लू, सॉरी, मुझे लगता है कि अभी मेरी आवाज कुछ ज्यादा ही तेज थी। LMAO, हर कोई जानता है कि किंग लू चिहुआ के आदर्श हैं। जेम्स रिवर्स वाकई जानते हैं कि कैसे खेलना है।
बेचारे चिहुआ, बर्फ की पंखुड़ियां फड़फड़ाती हैं, उत्तरी हवा सीटी बजाती है, दुनिया सफेद चादर में लिपटी एक विशाल विस्तार है। लिली एंटरटेनमेंट के कमरे के अंदर जेम्स रिवर्स ने शांति से अपना फोन एक तरफ रख दिया, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान छिपाना नामुमकिन था। सेरेना ने उन्हें उत्सुकता से देखा। तुमने अभी क्या पोस्ट किया? तुम इतने मजे में क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुझे बस कुछ फनी याद आ गया। चलो शो देखते हैं। जेम्स रिवर्स ने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की और जल्दी से टॉपिक बदल दिया। सेरेना ने जेम्स को उलझन भरी नजरों से देखा। उसे लग रहा था कि वो जरूर कोई शरारत कर रहे हैं। स्टेज पर म्यूजिक शुरू हो चुका था। किंग लू ने सहज अंदाज में रिदम को फॉलो किया और भीड़ के सामने अपनी बाहें फैला दी। नीचे खड़ी फीमेल फैंस तुरंत चीखों की एक लहर के साथ झूम उठीं। फर्स्ट क्लास एक्टिंग, फर्स्ट क्लास सिंगिंग, फर्स्ट क्लास कैरेक्टर। उनका लुक और आभा फर्स्ट क्लास से भी ऊपर थी। वो किंग लू थे। भले ही अब उनकी उम्र हो गई थी, लेकिन इसने उनके फैंस के दिलों में उनकी इमेज को बिल्कुल भी कम नहीं किया था। इसके बजाय इसने उन्हें एक और भी ज्यादा मैच्योर चार्म दिया था। उनके पीछे लगी विशाल स्क्रीन पर गाने का टाइटल आया, ऑब्सेस्ड इन सीक्रेट। ये एक और कैंटोनीज गाना था। वही भाषा, क्लासिक क्वालिटी का वही लेवल। एक पुराना राजा एक नए राजा के खिलाफ, आदर्श अपने ही फैन के खिलाफ। यह क्लासिक्स के बीच भी एक क्लासिक मुकाबला था। जैसे ही किंग लू की अनूठी, सौम्य और गहरी आवाज गूंजी, हर किसी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। एक जाना पहचाना एहसास, एक जाना पहचाना फॉर्मूला। जो चीजें बदली थीं, वे थीं उनकी उम्र और ये नया गाना। गाने ने हर किसी को तुरंत मंत्रमुग्ध कर दिया। इसने अनगिनत लोगों के दिलों में यादें ताजा कर दीं। उन सभी को ऐसा लगा जैसे वे अपनी जवानी के दिनों में वापस आ गए हों। गाना बहुत अच्छा है, और जैसा कि उम्मीद थी, केवल किंग लू ही इसे वो खास रूह दे सकते हैं। अपनी तरह का इकलौता। कोई भी कवर वर्जन इस वाइब की बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। क्लासिक को सलाम। आज रात वाकई क्लासिक्स की रात है। सच में जेम्स रिवर्स जानते हैं कि किसे चुनना है। यहां कोई पक्षपात नहीं है। चाहे कोई भी ये गाना गाए, वो किंग लू के वर्जन जितना रूहानी नहीं होगा। उनकी आवाज मैग्नेटिक है। वो इतने इमोशन के साथ गाते हैं, रोमांटिक और वार्म, फिर भी उसमें उदासी का एक स्पर्श है। इसने सीधे मेरी रूह से बात की। नेटिजन्स पुरानी यादों में खो रहे थे। यहां तक कि बैकस्टेज खड़े चिहुआ भी स्टेज पर किंग लू को देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध थे। इस गाने को सुनते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे वापस एक सीडी प्लेयर के सामने बैठकर दिन रात अपने आदर्श को देख रहे हों। तब उन्होंने सपना देखा था कि एक दिन वे अपने आदर्श के साथ एक ही स्टेज पर खड़े होंगे। अब ऐसा लग रहा था कि वो इच्छा आखिरकार पूरी हो गई है। स्काईलाइन एंटरटेनमेंट के मीटिंग रूम में जैसे ही किंग लू को देखा, सारा सीनियर मैनेजमेंट भावहीन और पराजित हो गया। हम थक गए हैं, बस अब सब कुछ जल जाने दो। ये दुनिया इस लायक नहीं है। उन्होंने सोचा था कि किंग चिहुआ कम से कम मुकाबला तो करेंगे। किसने सोचा था कि वो एक सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने फिर से लुगाव की ओर देखा। उनकी आंखों का मतलब बिल्कुल साफ था। ठीक है, हमने बहुत संघर्ष कर लिया। अब आप क्या सजेस्ट करते हैं? लुगाव भी भावहीन थे। उन्होंने सबकी नजरों को इग्नोर किया और बड़ी स्क्रीन पर उस शानदार शख्सियत को देखते रहे। वो एक और क्लासिक कैंटोनीज गाना गा रहे थे, ऑब्सेस्ड इन सीक्रेट। यह वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। मीटिंग खत्म। लुगाव की ठंडी आवाज गूंजी। वहां मौजूद बोर्ड मेंबर्स चौंक गए। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने गलत सुना है। मीटिंग खत्म? क्या वो इतनी आसानी से हार मान रहे थे? वे सब कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन ये देखकर कि लुगाव टस से मस नहीं हुए, आखिरकार वे अपने डॉक्यूमेंट समेटकर एक एक करके चले गए। लुगाव की आंखों में एक ठंडी चमक थी। ये बताना नामुमकिन था कि वो क्या सोच रहे हैं। एक पल बाद उन्होंने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। संदेश पहुंचा दो, उससे कहो कि तैयार रहे। हम बिग 3 का खिताब नहीं खो सकते। दूसरी तरफ से एक आवाज ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद लुगाव ने फोन नीचे रखा और शो देखना जारी रखा। अब वो केवल दूसरे ऑप्शन के साथ जा सकते थे। चूंकि वे लिली एंटरटेनमेंट को छू भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था। जहां तक बात रही कि उन्होंने दूसरे बोर्ड मेंबर्स को क्यों नहीं बताया, तो वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि वे सब बेकार हैं। अगर उन्होंने जेम्स रिवर्स को तभी कुचल दिया होता जब उसने शुरुआत की थी और अपना टैलेंट दिखाया था, तो आज ये सारी समस्याएं नहीं होती। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन के बारे में जितने कम लोग जाने उतना अच्छा है। वेन्यू पर किंग लू अभी भी गा रहे थे। पूरी ऑडियंस अब अपने पैरों पर खड़ी थी। वे अपनी पूरी ताकत से अपनी लाइट स्टिक्स लहरा रहे थे। लाइट स्टिक्स की रिदम गाने के साथ पूरी तरह मैच कर रही थी। सुनते हुए ऐसा लग रहा था जैसे किंग लू के जवानी के दिनों का कोई सीन उनके सामने आ गया हो। उनकी हर फिल्म जिसमें उन्होंने एक्टिंग की थी, हर गाना जो उन्होंने गाया था, वे सारी तस्वीरें उनके दिमाग में घूम रही थीं। वाकई एक क्लासिक आवाज। ये मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, यादों से भरी हुई थी।
जब तक किंग यू गाने के इस हिस्से तक पहुंचे, कई लोग अपना चेहरा छिपाकर रोने लगे। ये उनकी जवानी थी। उस समय म्यूजिक ऐसा ही होता था। इसने लोगों को अपनी पूरी ताकत से साथ मिलकर गाने पर मजबूर कर दिया। यही महान संगीत की पहचान है। चाहे आप खुश हों या दुखी, आप इसमें खोए बिना नहीं रह सकते। जब आप खुश होते हैं तो आप धुन सुनते हैं, जब आप दुखी होते हैं तो आप लिरिक्स सुनते हैं। यह एक इंसान की बीती हुई कहानियों को संगीत में पिरो सकता है, जिससे वे गहराई तक प्रभावित हो जाते हैं। अभी इंटरनेट पर किंग लू और इस गाने से जुड़े टॉपिक्स पहले ही वायरल हो चुके थे। गाना अभी खत्म भी नहीं हुआ था, लेकिन ट्रेंडिंग स्पॉट्स पहले से ही लॉक हो चुके थे। जैसा कि किंग लू से उम्मीद थी, जिस पल वो अपना मुंह खोलते हैं, हर कोई ऑब्सेस्ड इन सीक्रेट हो जाता है। क्लासिक कैंटोनीज सॉन्ग किंग की वापसी। ऑब्सेस्ड इन सीक्रेट ने मुझे रुला दिया। किंग ल्यू अपने पीक पर हैं, यहां तक कि मैं अपने पीक पर भी उस करिश्मे के सामने झुक जाता। जब मैं डायपर में था तब पहली बार किंग को देखा था। अब किंग को फिर से देख रहा हूं जब मुझे प्रोस्टेट की समस्या है। राजा अभी भी राजा है, लेकिन मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। स्टेज पर गाना खत्म हो चुका था। इस पल सिर्फ ऑडियंस की आंखें ही नम नहीं थीं, यहां तक कि खुद किंग ल्यू की आंखों में भी आंसू छलक आए थे। राजा बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसका दिल नहीं। आज ऑब्सेस्ड इन सीक्रेट गाते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने सालों पहले वाला अपना जुनूनी वर्जन वापस पा लिया है। हालांकि बहुत से लोगों ने बहुत पहले ही कह दिया था कि किंग एल्यू को कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ स्टेज पर खड़े होने से ही लोग एक्साइटेड हो जाएंगे। लेकिन उनके कैरेक्टर को कौन नहीं जानता। वो कभी भी खुद को बिना किसी नए काम के स्टेज पर खड़ा होने की इजाजत नहीं देते। सिर्फ अपनी पुरानी साख के भरोसे बैठना उन्हें मंजूर नहीं था। इस गाने ऑब्सेस्ड इन सीक्रेट ने वाकई सालों पहले वाली उनकी चमक को दोबारा हासिल कर लिया था। किंग ल्यू के स्टेज छोड़ने के बाद भी ऑडियंस और स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स के दिल लंबे समय तक झूमते रहे। उनकी शख्सियत स्टेज से गायब हो चुकी थी, लेकिन ऑडियंस के दिलों में वो हमेशा रहेंगे। द वॉइस ऑफ अमेरिका का चौथा एपिसोड किंग ल्यू के एग्जिट के साथ समाप्त हुआ, और इस एपिसोड के अंत के साथ ही ये संकेत मिल गया कि म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक नए युग की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले विभिन्न मीडिया आउटलेट्स ने तुरंत रिएक्ट किया। जैसे ही कंपटीशन खत्म हुआ, किंग ल्यू की जीत के बाद खबरों की बाढ़ आ गई। लिली एंटरटेनमेंट स्टेज रैंकिंग में नंबर 1 पर। इसमें कोई शक नहीं, एक नया बिग 3 उभरकर सामने आया है। सिर्फ कुछ महीनों में एक अनजान शख्स से बिग 3 दिग्गज के सीईओ तक जेम्स रिवर्स का उदय। एंटरटेनमेंट शॉक, स्काईलाइन खत्म, लिली ने ली बढ़त। जेम्स रिवर्स अल्टीमेट विनर हैं। मीडिया के शोर के अलावा कुछ एंटरटेनमेंट कंपनियों ने यहां तक कि अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसियों को बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने ये तक संदेश फैला दिया कि उनकी कंपनी की सभी शर्तें अब लिली एंटरटेनमेंट की राह पर चलेंगी। इन बयानों को देने के अलावा उन्होंने लिली एंटरटेनमेंट को बधाई देने के लिए प्रोएक्टिव होकर ट्विटर पर पोस्ट किया। वे बहुत कुछ नहीं चाह रहे थे, बस उनकी गुड बुक्स में आने की उम्मीद कर रहे थे। हर कोई जानता था कि जेम्स रिवर्स खजाने की खान है। उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना निश्चित रूप से सही कदम था। बेशक कुछ कंपनियां अभी भी रुको और देखो की स्थिति में थीं। उनका मानना था कि एक भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। स्काईलाइन एंटरटेनमेंट अपनी सबसे बुरी स्थिति में भी अभी भी एक विशाल कंपनी थी, जिसने सालों तक बिग 3 का खिताब अपने पास रखा था। एंटरटेनमेंट की दुनिया में फिर से उथल पुथल मच गई, लेकिन इस बार जेम्स रिवर्स को किसी बाहरी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। उनके पास अब दूसरे बिग 3 दिग्गजों के साथ सीधे मुकाबला करने की काबिलियत थी। इस एपिसोड के प्रभाव के कारण लिली एंटरटेनमेंट फिर से बहुत बिजी हो गई। सौभाग्य से फीलिक्स शॉ ड्यूटी पर आ गए। अगली ही सुबह वो जेम्स रिवर्स के पर्सनल असिस्टेंट, पार्ट टाइम बॉडीगार्ड और ड्राइवर बन गए। इससे जेम्स के लिए चीजें काफी आसान हो गईं। फीलिक्स का काम का प्रदर्शन बेमिसाल था। अपने पहले ही दिन उन्होंने कंपनी के ज्यादातर बिजनेस को व्यवस्थित कर दिया था। एक बार ऑर्गेनाइजेशन हो जाने के बाद हर मामले को संभालना उनके लिए बहुत आसान लग रहा था। जेम्स रिवर्स को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें वाकई कोई बार्गेन मिल गया हो। इस बीच लिली एनिमेशन से भी अच्छी खबर आई। द आउटकास्ट आखिरकार बनकर तैयार हो गया था और किसी भी समय रिलीज के लिए तैयार था। जब जेम्स रिवर्स कंपनी पहुंचे तो उन्हें लिली एनिमेशन के ऑफिस से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। खासकर चेन फोंग की आवाज तो मेन गेट तक आ रही थी। भाइयों, मेरे लिए कोई लकी दिन चुन लो। लिली एनिमेशन का पहला प्रोडक्शन अपना डेब्यू करने वाला है। फोंग, बधाई हो। जल्दी से मुझे दिखाओ कि ये कैसा बना है। जेम्स रिवर्स ने लिली एनिमेशन के ऑफिस का दरवाजा खोला। उन्होंने चेन फोंग की ओर देखा, जो अभी भी एक्साइटमेंट में झूम रहे थे। तुम्हें भी बधाई जेम्स, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। इस फाइनल प्रोडक्ट को देखो और बताओ कि क्या ये वैसा ही है जैसा तुम्हारे दिमाग में था। जैसे ही चेन फोंग ने जेम्स रिवर्स को देखा, उन्होंने तुरंत उन्हें कंप्यूटर के पास खींच लिया।
भले ही चेनफोंग को अपनी टीम की टेक्निकल स्किल्स पर पूरा भरोसा था, लेकिन वे फिर भी चाहते थे कि जिसने स्क्रिप्ट लिखी है वो इसे एक बार देख ले। आखिर इस कहानी को सबसे बेहतर वही महसूस कर सकता था। जैसे ही चेनफोंग ने दी आउटकास्ट नाम की वीडियो फाइल पर क्लिक किया, जेम्स रिवर्स करीब झुक गए और स्क्रीन को गौर से देखने लगे। इस पल क्विन, सिमोन और बाकी सभी लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर काफी तनाव था। इतनी लंबी मेहनत के बाद वे इस बात से डरे हुए थे कि कहीं जेम्स रिवर्स उनकी इस क्रिएशन से नाखुश न हो जाएं। स्क्रीन पर दी आउटकास्ट की कहानी धीरे धीरे खुलने लगी। इसकी शुरुआत घनी रात के सन्नाटे से हुई। एक शराबी आदमी पहाड़ी जंगल से गुजरते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था और पहाड़ों में पक्षियों और जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। माहौल वाकई काफी बेचैन करने वाला था। जेम्स रिवर्स थोड़े हैरान हुए और देखना जारी रखा। फिर एक कब्रिस्तान में एक रहस्यमयी साया कब्र खोद रहा था। मिट्टी पे फावड़े के टकराने की आवाज ने उस शराबी को इतना डरा दिया कि वो चिल्ला उठा, भूत! सीन बदला और ब्रैंडन दिखाई दिया। ये देखकर जेम्स रिवर्स की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। स्क्रीन पर जो ब्रैंडन था वो उनकी यादों वाले ब्रैंडन से 100% तो नहीं, लेकिन 95% से ज्यादा मैच कर रहा था। कहानी आगे बढ़ती गई। जब रूबी सामने आई तो जेम्स रिवर्स ने राहत की सांस ली। रूबी को अपनी खास क्षेत्रीय भाषा रीजनल ड्रॉल में बात करते देख जेम्स रिवर्स ने पॉज बटन दबा दिया। उन्होंने धीरे से अपना सिर घुमाया। उनके पीछे लिली एनिमेशन का हर एम्प्लॉय घबराहट में जेम्स रिवर्स को ताक रहा था। किसी की सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें इस हाल में देखकर जेम्स रिवर्स अचानक मुस्कुरा दिए। बेहतरीन काम है सब लोग, ये रिलीज के लिए तैयार है। उनके इतना कहते ही ऑफिस में खुशियों की लहर दौड़ गई। इस एनिमेशन को बनाने में उन्होंने महीनों का खून पसीना एक किया था। अब जब ये टेस्ट में पास हो गया था तो वे भला खुश क्यों ना होते। फोंग, तुमने इसके प्रमोशन और रिलीज का क्या प्लान बनाया है? जेम्स रिवर्स ने मुस्कुराहट के साथ पूछा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने मौजूद ये लोग वाकई ऐसा एनिमेशन बना लेंगे जिसकी डिटेल्स उनकी यादों वाले ओरिजिनल दी आउटकास्ट से जरा भी कम नहीं थीं। जेम्स, तुम्हें क्या लगता है? मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। विल और उसकी टीम का प्रोजेक्ट दिसंबर की शुरुआत में प्रमोशन शुरू करने वाला है। हम भी अपना प्रमोशन उसी दिन रखेंगे। जब वे रिलीज करेंगे तभी हम भी रिलीज करेंगे। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि ऐसा करने से हम उनके सामने दब जाएंगे? दी अबव ऑल बीइंग्स मेरी ही क्रिएशन थी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उसकी स्क्रिप्ट रग रग से नहीं पता? और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वे हमसे बेहतर कुछ बना पाएंगे। मुझे अब पूरा कॉन्फिडेंस है कि दी आउटकास्ट उन्हें कुचल देगा। चेनफोंग जोर से हंसे। उनका वो घमंडी चेहरा देखकर जेम्स रिवर्स का मन उन्हें एक मुक्का मारने का हुआ। लेकिन जब हम प्रमोशन शुरू करेंगे तो मुझे तुम्हें और सरीना को थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी। हा हा। चेनफोंग के सुर बदल गए और उन्होंने अपना सिर खुजलाते हुए ये बात जोड़ी। जेम्स रिवर्स ने उन्हें एक नजर दी। अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब पीछे क्यों हट रहे हो? तुम वाकई अजीब हो। इस बीच रिवर सिटी के ही एक दूसरे स्टूडियो में विल और रेबेका ने अपना ट्रेलर पूरा कर लिया था। हालांकि रेबेका के चेहरे पर अभी भी उदासी छाई हुई थी। कंप्यूटर पर फाइनल कट को देखते हुए वो फिर से चेनफोंग के बारे में सोचने लगी। जब से उसे पता चला था कि चेनफोंग एक अमीर वारिस हैं, वो पछतावे से भर गई थी। जैसे जैसे जेम्स रिवर्स की शोहरत आसमान छू रही थी, उसका पछतावा अब कड़वाहट में बदल चुका था।